हेलो एवरीवन, दिस इज अमित पांडे। वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म सोशल स्कूल बाय अनअकैडमी। तो कैसे हैं आप लोग? तो भाई बच्चों की ना कई दिन से डिमांड आ रही थी और वैसे मैं सोशल साइंस के बारे में बात करूंगा। एक मिथ बना के रखी है कि ये जो सब्जेक्ट है ना ये काफी बोरिंग होता है। अब इसके पीछे की स्टोरी एक तो मैं बताऊंगा आपको, और इस सेशन में बेसिकली हम ये जानने वाले हैं कि सोशल साइंस को पढ़ा कैसे जाता है और सोशल साइंस को किस तरीके से पढ़े कि वो एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन जाए। जैसे कि आपको मैथ लगता है, मैथ साइंस वगैरह इनको तो बड़े मन से पढ़ते हो आप, लेकिन सोशल साइंस को आप ऐसे कंप्लीट करते हो जैसे कि बस सिलेबस कंप्लीट करना है ना, बस सिलेबस कंप्लीट हो जाए आपका, बस दैट्स इट, सोशल साइंस खत्म हो गई। बाद में क्या ही काम आएगा? बाद में तो 11 12 में आपको जेई नीट देना है। और जेई नीट से याद आया कि यार अन अकेडमी का ना एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है। इवेंट कब होगा भाई? तो 7 अप्रैल को, है ना। और जो भी बच्चे जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इस इवेंट को अटेंड कर सकते हैं। और ये यूट्यूब सेशन ही होगा एक तरह का, यूट्यूब पे इसको पूरा लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। और इसमें आपको कई सारी जो चीजें हैं, कई सारी बातें जो है वो बताई जाएंगी। और इस इवेंट का नाम क्या है? इसकी आरंभ, ठीक है ना। तो जो भी बच्चे नीट और जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाला है। 7 तारीख को होगा ये। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। और हम लोग अपने सेशन को शुरू करते हैं। तो बेसिकली मैं सोशल साइंस की अगर बात करूँ ना, तो सोशल साइंस में ना बचपन से एक मिथ है कि यार ये सब्जेक्ट बहुत बोरिंग है, सिर्फ रट्टा मारो पास हो जाओगे, है ना। मारना ही पड़ेगा, देर इज नो अदर ऑप्शन, देर इज नो एनी अदर ऑप्शन, ऐसा बोला जाता है आपको। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा, ये होता है ना, जो स्टीरियोटाइप है, फिर एक मिथ क्रिएट कर दी जाती है किसी भी चीज को लेकर, इसके पीछे की ना स्टोरी होती है। जैसे कि मैं आपको बात करूं, आप 6 7 8 में थे, है ना। और 6 7 8 में आपका जो सोशल साइंस का टीचर था ना, उसने उतनी अच्छी तरीके से जो है उस सब्जेक्ट को आपको पढ़ाया। होता यह था कि भाई चैप्टर पढ़ाया नहीं जाता था, चैप्टर पूरा स्किप, क्वेश्चन आंसर्स डायरेक्टली करवा दिए जाते थे आपको, और बस हो गया काम। तो वो जो सिस्टम है ना, वो बचपन से भरा गया है, क्लास 6 से भरा जा रहा है वो चीज। तो वो चीज इतनी जल्दी बाहर नहीं आएगी, है ना। वो चीज बाहर नहीं होने वाली, क्योंकि बचपन से ही चैप्टर्स को स्किप करवा के इतने अच्छे अच्छे चैप्टर्स है 6 7 8 में। अगर मैं आपको एक भी चैप्टर का नाम पूछूं, शायद आपको एक नाम भी याद नहीं होगा क्लास 6 7 8 के चैप्टर, लेकिन इतने प्यारे प्यारे चैप्टर हैं। शायद 9th और 10th से इंटरेस्टिंग चैप्टर मेरे को 6 7 8 के लगते हैं। और यूपीएससी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं ना यूपीएससी की, उनसे जाके पूछो यार कि 6 7 8 की जो एनसीईआरटी होती है कि उनकी प्रिपरेशन में कितना रोल प्ले करती है भाई। उसके पूरे जो बेसिक्स होते हैं ना यूपीएससी के, वो सारे के सारे एनसीईआरटी में होते हैं। 6 7 8 की एनसीईआरटी बहुत ज्यादा जरूरी होती है यूपीएससी एस्पेक्ट से। और सोच के देखो, 6 7 8 में जो सोशल साइंस है वो तो आपको पढ़ाई ही नहीं गई, डायरेक्टली आपको क्वेश्चन करवाए जाते थे, डायरेक्टली क्वेश्चन करवाए जाते थे। यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, कोई आपको अच्छा टीचर नहीं मिला। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, बहुत सारे टीचर जो है वो अच्छे पढ़ाते हैं, लेकिन जो स्कूल में टीचर्स होते हैं ना, स्पेशली सोशल साइंस की हम बात करें, वो नहीं पढ़ाते। एक रियलिटी। और मैंने एक से नहीं, मैंने हजारों बच्चों से बात की है, उन्होंने यही पूछा कि सर सारे सब्जेक्ट के टीचर अच्छे हैं, मैथ्स का अच्छा है, साइंस का अच्छा है, बस सोशल साइंस के टीचर अच्छे नहीं होते। मे भी शायद आपके स्कूल में टीचर अच्छे हो, मैं ही नहीं कह रहा, मैं ऐसा कुछ भी सबको टारगेट नहीं कर रहा मैं, लेकिन मैक्स टू मैक्स यही होता है। 80 to 90% जो टीचर्स होते हैं एसएसटी के, जो स्कूल में पढ़ाते हैं बेसिकली, वो नहीं पढ़ाते उतना अच्छा, जितना बच्चों को उतना अच्छा पढ़ाएं कि बच्चों को समझ में आए, या फिर बच्चों को वो सब्जेक्ट जो है उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट जागे, उसमें वो करियर बनाने को सोचे, है ना। दैट्स ओनली द रीजन कि आपको भाई डॉक्टर बनना है, या फिर आपको इंजीनियर बनना है, या फिर कोई भी ऐसी फील्ड में जाना है जो साइंस से रिलेटेड, चाहे भले वो करने के बाद आप कुछ अलग ही काम कर रहे हो। लेकिन आर्ट साइड में तभी तो आप देखोगे ना, आर्ट साइड 11 पे ह्यूमैनिटी जो होती है, आर्ट साइड जो होती है, उसमें बच्चों का रेशियो बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू मैथ्स एंड साइंस। तो यहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्टिंग से क्रिएट की गई है, स्टार्टिंग से आपको उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ही नहीं जगाएगा। तो आज मैं सारी आपकी मिथ जो है दूर करने वाला हूँ कि भाई सोशल साइंस में रट के ही पास होते हैं, या फिर सोशल साइंस में तो ये बोरिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि बोर्ड में इसका एक मेन रोल होता है जैसे साइंस का, मैथ्स का, तो इसलिए हमें पढ़ना पड़ता है मजबूरी में। तो ये सारी बातें ना पहली बात तो अपने दिमाग से निकाल दो, उसके बाद जो है सेशन देखना, ठीक है। चलिए, तो भाई सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या आती है भाई? जो आपको बचपन से सिखाया गया है, रट्टा मारना, है ना। ये मेन प्रॉब्लम है। और क्लास 10th में भी अगर ये प्रॉब्लम रही ना, मैं गारंटी से कहता हूं कि अगर जो 9th में गलतियां हुई हैं उनसे अगर ओवरकम करना चाहते हो ना, तो प्लीज सोशल साइंस में रटना छोड़ दो। मैं गारंटी से कहता हूं, पहला क्या है, यार रट्टा मत मारो, यार रट्टा मत मारो, रटना बंद करो और समझना चीजों को शुरू करो, कॉन्सेप्ट पे जाओ। क्या मैं एक बात बताओ, अच्छा ठीक है, मैं सोशल साइंस को थोड़ा साइड में हटाता हूं। मैथ्स में रट्टा मारते हो? अब कई सारे बच्चे तो बोलेंगे सर हाँ मैथ्स में ही मार लेते हैं, जितना हो सकता है उतना मार लेते हैं। या मैथ्स में फॉर्मूला तो रटते हो, लेकिन कॉन्सेप्ट तो समझना पड़ता है ना। कोई ऐसा एक दो क्वेश्चन आ गया जो कि कॉन्सेप्ट बेस्ड होगा, यानी कि कोई ऐसा क्वेश्चन जो आउट ऑफ एनसीईआरटी है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ही कर पाओगे आप, तो उसको तो समझना पड़ेगा ना आपको। तो 99% बच्चे जो है मैथ्स में कॉन्सेप्ट समझते हैं, और मैथ्स में समझना पड़ता है, साइंस में भी समझना पड़ता है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू सोशल साइंस, तो आप ऐसा आपने क्यों बिठा के रखा है कि यार रटना ही पड़ेगा?
पहली चीज गलत है, ये एक मिथ बैठाई गई है एक्चुअली, होता है ना एक प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, तो यहाँ पे भी प्रोपेगेंडा चलाया गया है कि सोशल साइंस जस्ट बिकॉज इट्स अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, तो आपको यहाँ पे लर्न करना पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा। तो पहली मिथ है ना वो अपने दिमाग से निकालो। पूरा सब्जेक्ट जो है ना पूरा केस बेस्ड सब्जेक्ट है, पूरा स्टोरी बेस्ड सब्जेक्ट है। अगर आप इसको रियलिटी में मतलब रियल जो लाइफ है उससे आप थोड़ा सा कनेक्ट कर पा रहे हो ना, तो उससे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कोई भी नहीं होता। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट इकलौता जो शायद आपको रियल प्रैक्टिकल लाइफ में काम आए। मे बी आपकी जो मैथ्स के साइंस के जो भी फॉर्मूला वगैरह है मे बी रियल लाइफ में काम ना आए, लेकिन सिविक्स, हिस्ट्री, ये सब जो आपको मे बी कहीं ना कहीं जो जियो पॉलिटिक्स जो आजकल चल रही है, आजकल बच्चों को जियो पॉलिटिक्स या फिर हम जो यंग एज के लोग हैं उन्हें जियो पॉलिटिक्स में और इंटरेस्ट है कि भाई इंडिया के वर्ल्ड रिलेशन क्या है, तो उसके पीछे की आपको हिस्ट्री पता होनी चाहिए, पॉलिटिक्स पता होनी चाहिए, ज्योग्राफी भी पता होनी चाहिए। समझ में आ गया ना? तो पहली चीज क्या है भाई, पहले रटना छोड़ दो यार, है ना? बचपन से रट्टा मारते आए हो, लेकिन अब आपको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि अभी 10th क्लास है, थोड़ा सा सीरियस हो जाओ भाई। मैंने रिलेटिव वाली से बात बोल दी, रिश्तेदारों वाली बात बोल दी मैंने। दूसरी चीज क्या है, अगर मैं बात करूं ना हिस्ट्री की, सिविक्स की, इको, ज्योग्राफी, यार ये बहुत ही खूबसूरत सब्जेक्ट है और बचपन से आपको बिठाया गया, दिमाग में बिठाया गया है ना कि ये बोरिंग सब्जेक्ट है, यार ऐसा बिल्कुल गलत है। सोच के देखो ज्योग्राफी, है ना? किसी भी जगह पे कोई भी कल्चर होता है, कोई भी पहनावा होता है, कोई भी खान पान होता है, उसके पीछे पूरी की पूरी ज्योग्राफी होती है। पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूं मैं। पानीपत का युद्ध जो है पानीपत में ही क्यों हुआ, कहीं और क्यों नहीं हुआ, इसका भी एक ज्योग्राफिकल फैक्टर है। खैर ये एक अलग कहानी है जिसमें आपको रिलेट करवा रहा हूं कि ज्योग्राफी जहां हम एडजस्ट करते हैं वो पूरी ज्योग्राफी तो है हमारी। ये हिमालयस क्या करते हैं, हिमालयस का काम क्या है, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, मानसून, ये सब क्या है भाई, इट्स अ पार्ट ऑफ ज्योग्राफी, क्लाइमेट। हम बात करें हिस्ट्री, क्या हिस्ट्री की हम बात करें, एक बात बताओ, साइंस में तो एक हिस्ट्री है ना, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वगैरह जो पढ़ते हो, लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ था, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, अब ये है तो एक्चुअली हिस्ट्री ना है, हिस्ट्री का पार्ट है। जब उन्होंने दी थी वो तो आपका पास्ट है ना। तो अगर देखा जाए साइंस के बहुत सारी जो थ्योरम्स वगैरह हैं ये भी तो पार्ट है कहीं ना कहीं हिस्ट्री का यार। तो हिस्ट्री आपको बोरिंग क्यों लगती है? हिस्ट्री वही तो जो आपका पास्ट था, और आपको अपने पास्ट के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। सोच के देखो जरा, आपको अपने पास्ट के बारे में नहीं पता, आपको अपने एंसेस्टर्स के बारे में नहीं पता, तो फिर क्या फायदा आपके एग्जिस्ट होने का? या फिर आपको फ्यूचर में जो प्लानिंग करनी है तो पास्ट में जो आपने गलतियां की हैं उसको तो ध्यान में रखते हो करोगे ना। समझ में आ गया? तो एक है ना बहुत ही फेमस कोट है, इफ यू डोंट नो अबाउट योर पास्ट यू कांट चेंज योर प्रेजेंट एंड फ्यूचर एज वेल। क्या आपको अगर पास्ट के बारे में नहीं पता तो अपना प्रेजेंट और फ्यूचर चेंज ही नहीं कर सकते आप, कैसे करोगे? तो ये सारी सब्जेक्ट जो है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, कहीं ना कहीं रियल लाइफ में इनका इंप्लीकेशन होता है, तो ये सोच के आपको पहले पढ़ना है ना? अभी क्या अभी बोलोगे सर आप बहुत ज्यादा पता नहीं क्या बकवास किए जा रहे हो तब से, बेटा थोड़ा सा सोच के देखना इसके बारे में, तो आपको थोड़ा सा पता चलेगा, क्योंकि आपके दिमाग में जो कचरा भरा हुआ है ना पिछले 4 5 6 सालों से, वो निकलना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है वो निकालना, और वो निकालने का काम आपके अमित भैया करेंगे, ठीक है ना? अच्छा, अब मैं बिफोर रीडिंग एनी चैप्टर्स अंडरस्टैंड द थीम ऑफ द चैप्टर। अच्छा, अब मैंने देखा है ना यहाँ पे बच्चे जो है जब थोड़ा सा समझने की कोशिश भी करते हैं ना चैप्टर को, तो वो डायरेक्टली चैप्टर को पढ़ने लगते हैं, एकदम खोला पहला पेज, चैप्टर शुरू करने, मतलब चैप्टर का नाम पढ़ा ना, चैप्टर का वो थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, पहला पेज तो छोड़ ही देते हो आप एनसीईआरटी का, आपको लगता है कि ये तो बेकार है। लेकिन हमेशा ना सबसे पहले चैप्टर की जो थीम है, चैप्टर का जो सार है ना, उसको समझने की कोशिश किया करो कि चैप्टर के नाम में क्या छुपा हुआ। फॉर एग्जाम्पल राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, अभी पूरे ये जो नाम है ना राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इस पूरे नाम में ही चैप्टर का पूरा सार छुपा हुआ है, जो कि पूरे चैप्टर में कहीं ना कहीं उस नाम को रिलेट करता रहेगा कि हाँ इसके बारे में चैप्टर है इसलिए इसका नाम ऐसा पड़ा। तो चैप्टर की पहले आउटलाइन क्लियर किया करो कि पूरे चैप्टर में हम एक्चुअली कवर क्या करने वाले हैं। ऐसा नहीं सीधा आपने पेज खोला पहला पेज और पढ़ना शुरू कर दिया कि सर ने बोला था समझ के पढ़ना, पहले उसकी थीम समझो, बोलना क्या चाहता है, पूरे चैप्टर का जो क्रक्स है वो क्या है। सो फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो चैप्टर जो बोलना चाह रहा है क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है? चलिए, और क्या है, एंड ट्राई टू कनेक्ट एवरी टॉपिक यू रीड। अब आपने चैप्टर जो है आपके चैप्टर की थीम समझ ली। अब मैंने देखा ना बच्चे क्या गलती करते हैं कि बच्चे ना हर एक टॉपिक को अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे, उन्हें कनेक्ट करना ही नहीं आता। और जबकि अगर मैं बात करूं हिस्ट्री की, मेन अगर हिस्ट्री सब्जेक्ट की बात करूं जिससे आपको सबसे ज्यादा डर लगता है, इसमें सबसे बड़ा गेम किसका है यार? कनेक्शन की है, पूरी टाइमलाइन का है, पूरे टाइमलाइन का गेम होता है हिस्ट्री में। अगर आप हर टॉपिक को अलग अलग देख रहे हो, नॉन कॉपरेशन को अलग देख रहे हो, खिलाफत को अलग देख रहे हो, चंपारण को अलग, खेड़ा को अलग, और इनको आप कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे, तो फिर हिस्ट्री कैसे याद होगी? फिर तो आप एक मिथ बना लेते हो कि यार नहीं यार हिस्ट्री बहुत बोरिंग है। अरे भैया बोरिंग नहीं है, तुम पढ़ना ही नहीं चाहते कहानी की तरह, स्टोरी के फॉर्मेट में पढ़ो और एक प्रॉपर एक क्रोनोलॉजी, एक टाइमलाइन को फॉलो करो।
वहां पर आपको मजा आना शुरू होगा हिस्ट्री में। ठीक है ना, चलिए अच्छा अब थोड़ा सा प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि और क्या क्या करना है आपको। अच्छा कोई भी चैप्टर पढ़ लो, चाहे वो मुझसे पढ़ो चाहे किसी और से पढ़ो, चाहे अपने स्कूल टीचर से पढ़ो, कोचिंग वाले टीचर से पढ़ो, उसके बाद ना वो नोट्स तो बनवाते हैं, नोट्स तो आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं, लेकिन मेन नोट्स पता है कौन से होते हैं, जो आप खुद बनाते हो विदाउट किसी हेल्प के, किसी के हेल्प के बिना आप अपने नोट्स बना रहे हो, शॉर्ट नोट्स बना रहे हो अपनी भाषा में, अपनी देसी भाषा में, जो आपको समझ में आती है एक्चुअली, जिससे आपको जल्दी याद होता है। शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट्स का मतलब 1 या 2 पेज में पूरे चैप्टर को आपको लिखना है, समझना है आपको, तो वो बनाना मैंडेटरी है भाई सोशल साइंस में, क्योंकि एग्जाम से 2 या 3 घंटे पहले, 4 घंटे पहले, 1 या 2 दिन पहले वो नोट्स बहुत काम आते हैं। और सबसे जरूरी राइटिंग प्रैक्टिस, यार ये ना ये 90% 95% बच्चों की प्रॉब्लम होती है कि यार वो सीधा रटना शुरू कर देते हैं, मतलब लर्न करना शुरू कर देते हैं। अगर आपने चैप्टर को समझ भी लिया है ना पूरा, फिर भी आपको यहां पे काम खत्म नहीं हुआ। यू हैव टू डू लॉट ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस। विदाउट राइटिंग प्रैक्टिस एसएसटी में आप कुछ भी नहीं कर सकते, सीरियसली लिख के देखो। एक्सेप्शनली 2 या 4 बच्चे ऐसे होते हैं, इनकी जो रटन विद्या जो होती है बहुत अच्छी होती है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है, भूल जाओगे एग्जाम में। इतना सिलेबस है यार, कहां तक याद करोगे, अब तो फिर भी बहुत कम हो गया, लेकिन पहले बहुत ज्यादा था। तो राइटिंग से होता क्या, राइटिंग से होता यह है कि आपने जो पढ़ा है ना उसमें आपको श्योरिटी मिल जाती है। राइटिंग के बहुत सारे फायदे होते हैं, बेनिफिट्स बहुत होते हैं, क्योंकि एग्जाम में भी आपको लिखना ही है बैठ के, तो आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ऐसा अलग सा नहीं लगेगा कि भाई अलग से कोई चीज पहली बार कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लिया है, तो एग्जाम में भी आपको नॉर्मली लगेगा। और बच्चों के जो एग्जाम पेपर छूट जाते हैं ना कि भाई मेरा इतने नंबर का छूट गया, मेरे इतने नंबर का छूट गया, तो ये प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो ये सारी जो चीजें आपको ध्यान रखनी है। और हाँ, यहाँ पर एक मैं रूल बता रहा हूं आपको, 5 टाइम्स रिवीजन का। ये क्या रूल है भाई, कोई भी चीज को ना अगर आप 5 बारी पढ़ ले तो अच्छे से, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही पढ़ लिया आपने, अमित सर ने बोला था पढ़ने के लिए पढ़ लिया, जस्ट पढ़ना पढ़ना, जैसे पढ़ते तो आप न्यूज़पेपर भी हो यार, याद रहता है आपको उसमें से कुछ भी, ऊपर ऊपर की हेडलाइंस भी याद नहीं रहती होंगी, अगर शाम को पूछूं मैं तो। पढ़ना नहीं है, अच्छे से पढ़ना है 5 बार। जैसे आपने पहले दिन पहले चैप्टर को पढ़ा, फिर दूसरे दिन दूसरे चैप्टर को पढ़ा, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, तो आपको दूसरे दिन पहले को फिर से रिवाइज करना है, उसके बाद दूसरा पढ़ना है। तीसरे चैप्टर जब आपने पढ़ा तो पहला और दूसरा दोनों को रिवाइज करना है, उसके बाद तीसरे पे आना है। चौथा चैप्टर पढ़ा तो पहला दूसरा तीसरा पढ़ना, उसके बाद चौथे पे आना है। 5वां चैप्टर पढ़ा आपने तो पहला दूसरा तीसरा चौथे चैप्टर को फिर से रिवाइज करना है, उसके बाद 5वें पे आना है। तो ये प्रैक्टिस कब तक करनी है, जब तक आपको एक चैप्टर 5 बार ही ना पढ़े। समझ में आया, तो ऐसे करके जो आपको पढ़ाई करनी है, ये रूल जो है बहुत काम आता है अगर आपको अपनी जो थियोरेटिकल स्किल्स जो है उनको बहुत इंप्रूव करना है, या फिर आपको मेक श्योर होना है कि हाँ यार अब तो सब कुछ हो गया इस चैप्टर में, तो आपको ये जो रूल है ना 5 बार का रिवीजन ये करना शुरू कर दो, है ना। चलिए तो भाई ये 5 चीजें आई होप आपको बहुत ही अच्छे से जो है क्लियर हो गई होंगी चीजें, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती हैं, और ये चीज को फॉलो करोगे ना, इन सारे 5 पॉइंट्स को फॉलो करोगे तो कहीं ना कहीं आपको एसएसटी में या फिर किसी भी सब्जेक्ट में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है ना, चले तो भाई आई होप आपको सारी जो चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो यार फिर से मैं अनाउंस करता हूँ कि यार जो बच्चे जेई नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं आगे फ्यूचर में, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है ये। और ये जो इवेंट है किसके बारे में भाई, तो जेई नीट के बारे में आरंभ जो हम बैच लॉन्च कर रहे हैं, है ना, अनअकैडमी का। ये जो इवेंट है कब हो रहा है, आरंभ नाम का, तो इस 7 अप्रैल को हो रहा है ना। टाइमिंग क्या है, 1 से 3 बजे, ठीक है ना। और इसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इस इवेंट को देखो, ये इवेंट जो है जेई नीट के बच्चों के लिए स्पेशली ये लॉन्च किया गया है, ठीक है ना। चलिए तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।